नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम जन प्रतिनिधि में आज पुनः हमारे बीच मेहमान बनकर आए हैं श्रवण सिंह जी चावड़ा। आपको बता दें कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चे के इंदौर जिले के अध्यक्ष हैं। श्रवण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां देखो वहां भाजपा में युवाओं की बयार आई हुई है। मंडल अध्यक्ष की बात करें, शहर अध्यक्ष की बात करें या फिर पार्षदों की टिकट की बात करें, तो जहां देखो वहां युवा ही युवा नजर आ रहे हैं। तो कैसी नई भाजपा को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। आप बता रहे हो कि भाजपा में युवाओं की बहार आई है। निश्चित ही इस बार हमारे संगठन ने, जो संगठन के हमारे चुनाव होते हैं, मंडल अध्यक्ष का एक क्राइटेरिया 40 वर्ष तक का मंडल अध्यक्ष और 50 वर्ष तक का शहर अध्यक्ष आपने कर दिया, जिला अध्यक्ष। तो जिस तरीके से पूरा भारत में 65% आबादी युवाओं की है, विश्व में सबसे ज़्यादा कहीं युवाओं की आबादी है तो वो भारत में है। तो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जिस देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो भाजपा भी युवाओं को आगे आने का अवसर दे रही है। चाहे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया, जिस तरीके से संगठन में भी युवाओं को मौका मिला, ऐसे आने वाला आगामी चुनाव नगर पालिका हुए, नगर परिषद हुए, ग्राम पंचायत हुए, जिला पंचायत, इनमें युवाओं को तो फिर जो पुराने वरिष्ठ चेहरे हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका क्या होगा पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का महत्व है। हम जिस तरीके की बात करते हैं कि एक नई भाजपा युवाओं के माध्यम से आ रही, तो पुराने जो चेहरे उनको दरकिनार करके नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं उनकी भी आगे भूमिका रहती है। चाहे संगठन में जिला अध्यक्ष कम उम्र का करा, तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए सोच रखा होगा। कोई कार्यकर्ताओं को ऐसे इस तरीके का, यानी कि जितने लंबे समय तक काम किया और वो कार्यकर्ताओं को भाजपा भूल जाए। भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता की पूरी चिंता करती है, ये हम इतने समय से देखते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर जब सामने आए सभी के, उसके बाद से देखने में आ रहा है कि भाजपा बहुत बदल रही है। भाजपा का लक्ष्य होता है सरकारें बनाना, फिर वो सरकारें कैसी बने। अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में कि सिंधिया जी को तोड़कर, या सिंधिया जी स्वयं आए या तोड़ा गया, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन सिंधिया जी को साथ में लेकर जब आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों ने आप पर एक आरोप लगाया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये वोटरों का अपमान है, इस तरह के आरोप आप पर लगाए। और इसके पहले भी बेंगलोर की कर्नाटक की सरकार भी इसी तरह बनाई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपको मौका नहीं मिला तो राजस्थान की सरकार भी शायद इस तरह से बन जाती। तो कांग्रेसी जो आप पर आरोप लगाते हैं कि अलोकतांत्रिक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जो आगे बढ़ रही है उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, तो आप किस दृष्टि से देखते हैं? आने वाले उपचुनाव में आप कैसा देखते हैं इस बात? देखो कपिल जी, भाई साहब, जिस तरीके से बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके सरकार, जैसे आपने उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, ये दो उदाहरण को आप राजस्थान के उदाहरण से देख सकते हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी इतनी आपसी फूट फेल है, अंदरूनी इतने झटके हैं। सचिन पायलट जी का वापस घर वापसी से वो सारी चीज़ें का जवाब आपको उससे मिल गया है। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी से जो इन्होंने 1.5 साल तक जो वादे किए थे, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, 4,000 रुपये युवाओं को भत्ता, ऐसे अनेक झूठे वादे, उन वादों को लेकर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से बातें करी, दिग्विजय सिंह से, कब हमको ये वादे पूरे करना है। जब उनकी कोई बात नहीं मानी गई, क्योंकि कांग्रेस में चेहरा दिखाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी, तो उनके आपसी मनमुटाव और आपसी झगड़ों के कारण सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को तोड़ के सरकार बनाने का लक्ष्य नहीं रखा। इसका एक उदाहरण कि अगर हमको सरकार बनाना ही रहती जोड़ तोड़ करके, तो हम 2020 का इंतजार नहीं करते। 2018 में तो हमें सिर्फ 5 विधायकों की जरूरत थी, और 5 विधायक बहुत छोटी बात रहती है, बल्कि 22 से। तो हमने सरकार, क्योंकि हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है, उसमें एक पंचनिष्ठा है मूल्यों पर आधारित राजनीति। इसका एक उदाहरण अगर इस देश में किसी ने दिया है
तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक वोट से सरकार गिराकर त्याग पत्र दे दिया। भाजपा का भी वही कह रहा हूँ आपको, अटल जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर एक एग्रेशन के साथ राजनीति की जाती है, जहां पर सरकारें बनाना आपका लक्ष्य है। वही बात वहीं घूम के आती है कि अटल जी की तारीफ तो कांग्रेसी भी करते हैं कि हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे प्रधानमंत्री हुए, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, लीडर थे, लेकिन जहां फिर नरेंद्र मोदी की तुलना की बात आती है तो फिर वहीं लोकतंत्र की हत्या और फिर सब चीजें एक के बाद एक याद आती है। कांग्रेसी अटल जी की तारीफ करते ही हमारे नेता का सम्मान है, पर कांग्रेस ने कभी इस देश के महापुरुष जो राजनीतिज्ञ हुए, चाहे भीमराव अंबेडकर जी से लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको भी अपने द्वेष भावना से चुनाव दूसरी जगह से इनके नेताओं को इधर उधर करके चुनाव हराए। आज इनकी मजबूरी है कि ऐसे नेताओं का, क्योंकि हमारे पास में एक सशक्त नेतृत्व है, मोदी जी, अमित शाह जी जैसा एक सशक्त नेतृत्व है, और उस नेतृत्व के सामने जिस तरीके की आप बात कर रहे हो, आज भी हमारी विचारधारा वही है, हमारी पंचनिष्ठा पे बात चलती है, और जिस तरीके के जोड़ तोड़ की बात रही, तो जोड़ तोड़ करना रहती तो मध्य प्रदेश में हम 2018 में करके सरकार बना सकते थे, पर हमने मौका दिया कांग्रेस को कि आप संख्या बल में हम कम हैं, आप ज़्यादा हो। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने नैतिकता का ऐसी संख्या बल राजस्थान में सचिन पायलट के पास कम था, इसलिए आप वहां पे सरकार नहीं बना पाए। और आपके ऐसी खबरें भी आ रही कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने भी उनकी मदद की सरकार भारतीय जनता पार्टी की ना बने। ये जिस तरीके की बातें हो रही है, कल जो परसों के दिन जो घटनाक्रम हुआ कि सचिन पायलट जी की कांग्रेस में घर वापसी हुई है, तो जितना अपमान उनका कांग्रेस में हुआ, उसके बाद वो गए। भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाना चाहती तो सरकार बना सकती, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की सरकारों पर कभी विश्वास नहीं किया। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और आज कांग्रेस हमको क्या लोकतंत्र की दुहाई दे रही है? इस स्वतंत्र भारत में 32 बार अगर लोकतंत्र की हत्या हुई है तो कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। इनके एक नहीं अनेक उदाहरण, हमारे 5-5 राज्यों की सरकार भी गिरी है, पर हमने इस तरीके की राजनीति करना पसंद नहीं की। आज राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है, सचिन पायलट जी गए, ये कांग्रेस की आपसी मनमुटाव था, वापिस वो उनका सही हो गए तो उनके घर वापसी हो गए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी सरकार जब बनाई, जब सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी, उसके बाद में उनका पूरा सम्मान के साथ में भाजपा में स्वागत हुआ। राज्यसभा के वो सांसद बने, उनके साथ आए 22 विधायक। भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देकर वापस जिताएगी, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनसे वादा किया। सिंधिया जी से जो वादा है वो तो आगे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी ही, क्योंकि इस वादे पर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरी देश की निगाहें हैं कि सिंधिया जी अगर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो महाराज को वहां पर सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे पाती है ना दे पाती है, ये तो भविष्य का विषय है। वक्त है अभी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस युवा नेतृत्व से। संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति, दर्पण सनातन वैभव का। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हमने कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा की। हमारे बीच आज मेहमान के रूप में श्रवण सिंह चावड़ा उपस्थित हैं और ये जिला अध्यक्ष हैं इंदौर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के। श्रवण जी, आपके पास अभी सांवेर की कमान है। सांवेर उपचुनाव जो होने वाले हैं, 22 उपचुनाव हैं, जिसमें सिंधिया जी ने अपने लोगों को इस्तीफे कराकर आपकी सरकार बनवाई। उसमें एक सीट सांवेर की भी है और आप चूंकि जिला अध्यक्ष, आपके क्षेत्राधिकार में आती है विधानसभा सीट, तो सांवेर की क्या तैयारी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे मध्य प्रदेश ने जो तैयारी करी है, हमारे इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर जिले की जहाँ का मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे कार्य क्षेत्र में सांवेर विधानसभा सीट आती है। हमने उस चुनाव को लेकर बूथ स्तर की तैयारी करी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो, पंच से लगाकर सांसद के चुनाव तक हम हर एक चुनाव को चुनौतियों के रूप में लेते हैं।
इस चुनाव को लेकर भी हमारी पार्टी ने पूरी बूथ स्तर की तैयारी करी, क्योंकि ये कोरोना का काल चल रहा है। इसमें हमारी बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, बड़ी सभाएं नहीं हो रही है, अभी तक बाइक रैलियां नहीं निकल रही है, संख्या कम, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमने 313 सांवेर विधानसभा के बूथ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, उसमें आम मतदाता तक हमारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, तुलसी सिलावट जी के द्वारा जो भी किए जा रहे कार्यों का विवरण आम लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसी बूथ स्तर की भारतीय तैयारी। जनता पार्टी एक अनुशासित और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। कहीं ना कहीं संगठन के कार्यकर्ताओं में ये बात तो जरूर है कि जिससे हम दशकों तक लड़े, अब उसके समर्थन में काम करना है। उसके बाद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो भविष्य में ये कयास लगाकर बैठे थे कि सांवेर विधानसभा सीट से हमें भी पार्टी मौका देगी और हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अनमने मन से कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा? आपको ऐसा लगता नहीं कि अनमने मन से पार्टी का आदेश इसलिए काम करना, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है? देखो, जिस तरीके की राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको अपने मन में एक अपेक्षा रहती है। पर जिस तरीके के सांवेर की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पूर्व विधायक राजेश सोनकर जी, वो अभी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2 बार टिकट दिया और उन्हें 1 बार विधायक भी बनाया। और जो हमारे वहाँ के नेता हैं सावन सोनकर जी, वो 2 बार के युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहे, उनने भी गांव-गांव में भाजपा का काम किया है। पर अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ में बैठकर, एक जाजम पर बैठकर, आप देख ही रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, सब एक साथ में लगे और पूरे उत्साह वातावरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री तुलसी सिलावट जी को जिताने में लगे और शिवराज जी की जो सरकार बनी है उसको बनाए रखने के लिए। बड़े स्तर पे तो जैसे कि सभी एक ही होते हैं नेता, जब तुलसी सिलावट जी हो, रमेश मेंदोला जी हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, ये जब बड़े स्तर पर जब ये मिलते हैं तो बिल्कुल इनमें आपसी सामंजस्य होता है, इनमें कहीं द्वेष भावना नहीं होती है, भले अलग पार्टी में हो। लेकिन एक निचले स्तर पर कार्यकर्ता जो होता है वो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। वो टेबल लगाने से लेकर घर घर जो चुनाव प्रचार होता है उसमें भी वो आमने सामने कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ताओं को आपने उनके मानस को कैसे बनाया कि आपको अब तुलसी सिलावट के लिए काम करना है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कार्यकर्ता, विचारधारा हमारी पूंजी है और कार्यकर्ता हमारी शक्ति है। तो जो हमारा कार्यकर्ता वो हमारा मूल है, और बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो बूथ पे आप जिस तरीके की बात कर रहे हो, बूथ पे लड़ता है, जूझता है, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उसकी बहुत बार भिड़ंत भी हो जाती है। तो जो एक मानस, जो मन बना कि विगत 15 माह से जो कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी, जिस तरीके का एक वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में निराशा का वातावरण बन गया था, किसान दुखी थे, युवा दुखी थे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरीके के हमारे कार्यकर्ताओं ने उन लोगों का दुख और दर्द सहा। तो आज जो वातावरण बना, फिर से शिवराज जी की सरकार बनी, 100 दिन से ऊपर इस सरकार को हो गए, और सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक ही भाव है कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सरकार बनी रहे। उसको बनाने के लिए हमको हमारे प्रत्याशी का अनुमान कितना है, तुलसी सिलावट जी कितने मतों से जीतेंगे? तुलसी सिलावट जी जिस तरीके से अभी उत्साह का वातावरण पूरे सांवेर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया, एक जनमानस जो तैयार हुआ है, तो निश्चित ही ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विधानसभा में सांवेर की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। राजेश सोनकर जी लगभग 18,000 वोटों से जीते थे, जबकि सांवेर में कभी भी 3 से 5,000 से ज़्यादा का अंतर नहीं रहा है हार जीत का, और सबसे बड़ी जीत राजेश सोनकर ने अपने खाते में लिखाई थी। तो क्या आपको लगता है उससे भी बड़ी जीत होगी? सबसे बड़ी जीत इस विधानसभा की रही थी 2003 में, स्वर्गीय प्रकाश सोनकर जी 19,800 वोट से वो इस विधानसभा में जीते थे। राजेश भैया भी इस विधानसभा में 2013 में 18,000 वोट से जीते थे। तो सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे बड़ी जीत इस विधानसभा की। आपको पार्टी पे भरोसा है कि दादा दयालु पे भरोसा है? भारतीय जनता पार्टी और दादा दयालु एक ही है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बोल रहा है, लेकिन दादा दयालु का अपना एक व्यक्तिगत भी व्यक्तित्व है जिसके कारण भी वोट उनके प्रभाव से गिरते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता से बड़ी होती, नेता से बड़ी होती, लेकिन कर्म करने के बाद व्यक्तित्व भी निखरता है, व्यक्तिवादी जनमानस होता है, किसी व्यक्ति को पसंद करता है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं वोट का पते इधर उधर होता है। तो
पार्टी ने सही किया रमेश मेंदोला को वहां का प्रभारी बनाकर? रमेश मेंदोला जी को भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ का भी प्रभारी बनाया, भारतीय जनता पार्टी में हजारों वोट से जीती। हम एक उदाहरण कुक्षी उपचुनाव का देख सकते हैं कि जहाँ पर रमेश दादा प्रभारी थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीती। आप सही बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का प्रभाव भी रहता। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक रमेश मेंदोला जी, फिर भी आप उनको मंत्री नहीं बनाते? एक चुनाव नहीं, दो चुनाव नहीं, हर चुनाव में उनके हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रमेश जी की तारीफ करता, लेकिन मंत्री नहीं बनाया जाता। भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से आप मंत्रिमंडल का मामला कह रहे हैं कि 3 बार से वो जीते हुए विधायक है, हम सबकी आस्था है। एक बार तो आपके मुख्यमंत्री ने चुनावी सभाओं में कह दिया है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले व्यक्ति को मैं मंत्री बनाऊंगा, उसके बाद भी रमेश जी को मंत्री नहीं बनाया। सबसे ज्यादा वोट से रमेश जी जीते हैं, और रमेश मेंदोला जी जिस तरीके का काम करते हैं वो इंदौर के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में है, और निश्चित ही इतने वोटों से जीतने वाले व्यक्ति को मंत्री बनना चाहिए। हम सबकी बात, मतलब आपके मन में पीड़ा है। जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे रमेश मेंदोला जैसे लोगों को हम भी उस रूप में देखना चाहते हैं। हमारी पार्टी उनको मंत्री बनाएगी, ये विश्वास है। आज के इस चर्चा का आपसे आखिरी प्रश्न, और बड़ा मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब बड़ी ईमानदारी से दें, क्योंकि आप बहुत चतुर कार्यकर्ता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। सब पार्टी पे थोप देते हैं कि हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी। श्रवण सिंह चावड़ा भारतीय जनता पार्टी में अपने आप भविष्य को किस तरह देखते हैं? देखो, जिस तरीके से हम राजनीति में काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि राजनीति में काम करते करते हमको भी आकांक्षा रहती, अपेक्षा रहती। मैंने भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में मैं मंडल का मंत्री था। मैंने राजनीति की शुरुआत वहाँ से करी। मैं बूथ स्तर 2006 में बूथ का अध्यक्ष था, 2008-9 में मैं मंडल का मंत्री बना। फिर युवा मोर्चा में काम करते करते हमारी पार्टी जो कार्यकर्ताओं के कार्य को सम्मान देकर उसे आगे बढ़ाती है। आज मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तक पार्टी ने पहुंचाया है। पार्टी जिस तरीके के हर कार्यकर्ता का आकलन करती है, और कार्यकर्ता के आकलन के आधार पर ही उसे आगे की जवाबदारी दी जाती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता आप अपने आप को कैसा देखते हैं? आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में जो युवाओं की भारतीय जनता पार्टी हो रही है उसमें मेरी भी जगह होगी, मैं भी विधायक बन सकता हूँ, मैं भी सांसद बन सकता हूँ, मैं भी प्रदेश का काम कर सकता हूँ? निश्चित ही काम करते हैं, पर जो पार्टी का आदर्श रहता है और हमारी पार्टी, मैंने आपको प्रश्न के पहले ही बोल दिया था कि आपका जवाब ऐसे ही होता है, उस तरीके का होता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता जिसको कहीं भी मौका मिल सकता, हम उसके एक नहीं अनेक उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर परिवारवाद नहीं चलता, व्यक्ति विशेष नहीं चलता। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का कार्य का आधार पर ही उसे आगे की जवाबदारी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी जवाबदारी देगी आगे, चाहे बूथ स्तर की जवाबदारी दे, मैं भारतीय जनता पार्टी के आदेश को विधायक बनने की इच्छा है आपकी भी? ऐसा लगता है मुझे विधायक बनना चाहिए? जिस तरीके की आप बात कर रहे हो, हम अभी संगठन में काम कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ इस तरीके का वातावरण है नहीं। चुनाव में अभी काफी देर है। आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, उसके बाद उसका लक्ष्य होता है कि हाँ मेरा भी लक्ष्य विधायक बनने का, सांसद बनने का, एक अच्छे पदों पर भारतीय जनता पार्टी में जाने का। हम राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं तो एक लक्ष्य साथ के काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ चरैवेती का हमारा मूल मंत्र है, काम करते जाओ करते जाओ। मैंने ये भी नहीं सोचा था, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, पालाखेड़ी जैसे छोटे से गांव, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष की जवाबदारी दी है। तो काम करते जाओ, जिस तरीके की पार्टी आगे सोचेगी, और कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होता है। वाह। राजनीति न्यूज़ ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमारे जितने भी अतिथि आते हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। वैसे ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भी भविष्य भारतीय जनता पार्टी में उज्जवल हो और आप समाज सेवा के नए आयाम गढ़ें, और आपने जो जो लक्ष्य आपके जीवन में बनाए वो सभी सार्थक हो। आज हमारे बीच हमारे मेहमान के रूप में उपस्थित थे श्रवण सिंह जी चावड़ा। बड़े ही चतुर राजनीतिक हैं और बड़े ही सहजता से, विनम्रता से सभी प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए, और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की आप सभी के सामने रखी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद दूंगा और विदा लूंगा इस कार्यक्रम से, अगली बार फिर मिलने के वादे के साथ। धन्यवाद। Audio Jungle.